जो कुछ हम आजकल खबरों में देख रहे हैं वो तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये एक बहुत बड़े पेचीदा मसले की सिर्फ ऊपरी सतह है। तो आइए इस सतह से नीचे उतरते हैं और समझते हैं कि जदीद तनाज़ात के पीछे असल में क्या मैकेनिक्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये अचानक नहीं हुआ। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, बल्कि उसके पीछे दहाइयों की कशीदगी है जो सुलग रही थी। तो फिर सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और इस पूरे मसले की पहली परत यानी उसकी तारीखी जड़ों को देखना होगा। देखें, आज जो कुछ हो रहा है इसे समझने के लिए हमें माजी में झांकना होगा। खास तौर पर 3 ऐसे अहम मोड़ों पर नज़र डालनी होगी जिन्होंने इस खित्ते की सियासत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सबसे पहला और अहम मोड़ था 1979 का ईरानी इनकलाब। इस एक वाक़े ने पूरे खित्ते के इत्तेहादों की बिसात ही उलट दी। फिर हम 2000 की दहाई में दाखिल हुए तो जौहरी प्रोग्राम का मसला सामने आया और इसने एक शैडो वॉर यानी एक खुफिया जंग को जन्म दिया जिसमें हथियार, पाबंदियां और साइबर हमले थे। और फिर 2010 की दहाई से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि प्रॉक्सी जंग यानी जब ममालिक खुद सामने आने के बजाय दूसरे ग्रोहों के जरिए लड़ते हैं, यही तनाज़े की सबसे बड़ी शक्ल बन गई है। अब तक हमने बात की कि क्या हुआ, अब जरा इस पर बात करते हैं कि ये क्यों हुआ। देखें, आज की जंगों में जब कशीदगी बढ़ाई जाती है तो इसका मकसद सिर्फ लड़ाई नहीं होता, बल्कि ये बहुत सोचे समझे तरीके से भेजे गए स्ट्रेटेजिक पैगामात होते हैं। इसको समझने के लिए एक थ्योरी है जिसे कंट्रोल्ड एस्केलेशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ताकत का इस्तेमाल तो किया जाए, लेकिन इसका मकसद दुश्मन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद अपनी ताकत दिखाना, अपनी रेड लाइंस यानी हुदूद वाज़े करना और मुस्तक़बिल के लिए दुश्मन को रोकने की अपनी सलाहियत को दोबारा सेट करना होता है। इसको ऐसे समझें कि एक तरफ है कंट्रोल्ड एस्केलेशन, जिसका मकसद है अपनी ताकत का सिग्नल देना, दुश्मन को डराना और अपने इत्तेहादियों को यकीन दिलाना, और दूसरी तरफ है मुकम्मल जंग, जिसका मकसद होता है दुश्मन की मुकम्मल तबाही और उससे हथियार डलवाना। तो जो इक़दामात हमें बज़ाहिर एक बड़ी जंग की तरफ जाते हुए लगते हैं, वो असल में इस ऊंचे दर्जे की शतरंज की बिसात पर बहुत सोची समझी चालें होती हैं। अब हम इस मसले की एक और गहरी तह में उतरते हैं, एक ऐसी तह जो अक्सर हमारी नज़रों से पोशीदा रहती है, और वो हैं ताकतवर माशी मुहर्रिकात जो पर्दे के पीछे से इस सारे खेल को चला रहे हैं। मिसाल के तौर पर आबनाए हुर्मस को ही ले लें। दुनिया की तेल की तिजारत का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा उस एक तंग रास्ते से गुजरता है। अब इसका मतलब यह है कि यह एक छोटी सी जगह पूरी आलमी मईशत को खित्ते में होने वाली किसी भी गड़बड़ के सामने बेबस कर देती है। तो होता क्या है, जैसे ही इस रास्ते पर कोई खतरा मंडलाता है, तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं और इसका असर पूरी दुनिया में महंगाई की सूरत में निकलता है। यानी दुनिया के एक कोने में होने वाली फौजी कार्रवाई का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, चाहे वो कहीं भी हो। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत जैसी मईशतों के लिए तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। और एक और पोशीदा मुहर्रक भी है। अक्सर ये देखा गया है कि जब कशीदगी बढ़ती है तो उसका वक्त मुल्कों के दिफाई बजट के साइकिल और नए हथियारों की खरीदारी के मंसूबों से भी मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जंग सिर्फ इसीलिए की जाती है, लेकिन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मुआशी मफादात एक ऐसी हकीकत हैं जो जुग्राफियाई सियासत के फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। अब हम एक ऐसे मैदान जंग की बात करेंगे जो ज़मीन पर नहीं बल्कि हमारे जहनों में लड़ा जाता है। ये है बयानिए की जंग, और आज के दौर में बयानिए पर कंट्रोल हासिल करना इतना ही ज़रूरी है जितना ज़मीन पर जंग जीतना। प्रोपेगेंडा का पहला असूल यह है कि यह शाज़ो नादिर ही खुला झूठ होता है। मौसर प्रोपेगेंडा झूठ नहीं बोलता, वो सच को ही एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी सच्चाई के कुछ हिस्सों को चुनकर उसे एक खास फ्रेम में डालकर और उसमें जज्बात को शामिल करके एक मखसूस रद्द अमल पैदा किया जाता है। और इसकी मिसालें हमें हर तरफ नज़र आती हैं, जैसे अखलाकी फ्रेमवर्क। हर फरीक ये कहता है कि हमने तो सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई की। फिर एक और तकनीक है गैर इंसानी बनाना, जिसमें मुखालिफिन के लिए दहशत गर्दों का नेटवर्क या इंतहा पसंद हुकूमत जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनके लिए हमदर्दी का अंसर ख़त्म हो जाए। और तीसरी टेक्निक वजूद का ख़तरा, यानी ये बयानिया बनाना कि वो हमें सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं। लेकिन असल कहानी अक्सर उसमें नहीं होती जो कहा जाता है, बल्कि उसमें होती है जो नहीं कहा जाता, जो मौज़ूआत अवाम के सामने नहीं लाए जाते, जैसे मुल्क के अंदर मुआशी मसाइल, फ़ौज को होने वाले नुकसानात जिनका जिक्र नहीं होता, या पर्दे के पीछे चलने वाले सिफारती राब्ते। इसे डुअल मैसेजिंग कहते हैं।
عوام کے لیے جارحانہ بیان بازی اور بند دروازوں کے پیچھے سفارتکاری۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس تجزیے کے آخری حصے میں ہم اس تنازع کے 4 ممکنہ مستقبل کے راستوں کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیں، اگرچہ ایک مکمل عالمی جنگ کا امکان سب سے کم نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ نہیں ہے۔ اس سے کہیں زیادہ امکان ایک شدید معاشی جھٹکے کا ہے جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تنازع کے اپنے خطے سے باہر پھیلنے کا بھی ایک حقیقی خطرہ موجود ہے۔ تو اس سب کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ پہلا حملہ کس نے کیا۔ یہ سوال ہمیں صرف سطحی تفصیلات میں الجھا دیتا ہے۔ اصل اور گہرا سوال یہ ہے کہ کون سا فریق یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمزور نظر آنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو سب سے اہم ہے۔ وقار، عزت اور کمزور سمجھے جانے کا خوف، یہی وہ نفسیاتی محرکات ہیں جو اس کشیدگی کو مسلسل ہوا دے رہے ہیں۔ اور جب سیاسی نظام سمجھوتے کو تذلیل اور کمزوری سمجھنے لگیں تو پھر کشیدگی بڑھانا ہی بات چیت کا واحد طریقہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ خطرناک موڑ ہے جہاں سفارتکاری ناکام ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب بات قومی انا پر آ جائے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، جب جنگ زمین پر نہیں بلکہ تاثرات اور بیانی کی لڑی جا رہی ہو تو سب سے پہلی قربانی سفارتکاری کی ہوتی ہے۔ اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خطرناک چکر کو توڑا کیسے جائے۔